हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम यूनिट सेकंड सॉल्यूशन क्लास +2 का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं कि अपनी जो कोई भी सॉल्यूशन है किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, वो ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन, ठीक है। ओके कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट्स, ठीक है, एंड डिजॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। कि जो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो वो सॉल्यूशन है वो ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, और डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन इट, ठीक है। वो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मतलब टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा इसकी 4 टाइप हैं, हम 1 बाय 1 इसको फॉलो करेंगे टाइप्स के ऊपर। फर्स्ट हमारी टाइप है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होता है कि देन वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू द वोलेटाइल सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज सम सरफेस एरिया विल ऑक्यूपाई बाय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। देखो, अगर मैंने कोई बीकर ले लिया, उसके अंदर मैंने प्योर सॉल्वेंट डाल दिया, मतलब जो वो वाटर होगा बीकर के अंदर वो प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो वेपर्स उड़ेंगे ना ऊपर, जो प्योर सॉल्वेंट के अंदर उसके जो वेपर प्रेशर उड़ेंगे, ठीक है, उस और क्या होगा, जब उसके जो सरफेस है वो सरफेस पर क्रिएट होंगे, मतलब ऊपर जाकर वो टकराएगा, ठीक है, तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा ना हाई क्वांटिटी में होंगे, वो किसके कारण होंगे, वाटर के कारण होंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कोई प्योर सॉल्यूशन ले लें या प्योर सॉल्वेंट ले लें, अगर उसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं कोई प्योर सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, और प्लस में मैंने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो हमारा वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है कि इट इज़ द रेशो ऑफ लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। एक हमारा जो पार्टिकल्स है, जो रेशो है, वो एक लोअरिंग वेपर प्रेशर है, और 2 एक वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट का है। जो हमारा एक वेपर प्रेशर है वो सोल्यूट सॉल्वेंट का है, मतलब एक कंपोनेंट हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर का है, तो एक कंपोनेंट हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है। जो इनके बीच में जो हमारा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इज सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। जो हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो इक्वल फॉर्म में क्या करेगा, मोल फ्रैक्शन के सोल्यूट का सॉल्यूशन बनाएगा। कैसे बनाएगा, हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, उससे हम समझेंगे। कोई पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल बी, वो है सोल्यूट, वो है हमारा नॉन वोलेटाइल। कोई हमारा पार्टिकल है वो है सोलवेंट, वो है हमारा वोलेटाइल। क्या होगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी, मतलब वेपर प्रेशर A है और वेपर प्रेशर B है, ठीक है, 2 वेपर प्रेशर है यहाँ, तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट में एक्स ए। एक्स से क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन, P नॉट ए क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट, और पी ए क्या है हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। वी नाउ दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से आया बच्चों, मैंने मोल फ्रैक्शंस के अंदर पढ़ाया था इसके बारे में, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे आए। यहाँ हमें एक्स ए की वैल्यू निकालनी है। एक्स ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा, 1 इसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस एक्स भी आ जाए, ये हमारी एक्स ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो किस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए हमारा, इस जो हमारी ये वैल्यू है हम इसमें पुट कर देंगे, एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये हमारी इक्वेशंस निकल गई,
ठीक है। जो हमारा पी नोट ए माइनस पी ए है, ये है हमारा लोवरिंग वेपर प्रेशर, और हमारा ये क्या है, ये हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, अब क्या है इसमें कि सो वी कैन से दैट द सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विथ द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। हो गया ना, जो हमारा वेपर प्रेशर है लोवरिंग का, वो हमारे मोल फ्रैक्शंस में क्या आया है, इक्वल आया है, इक्वल वेपर प्रेशर में ये कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डिटरमाइनेशंस ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये किससे होगा, ये हमारा वी नाउ रॉड्स लॉ हमें मैंने पढ़ा चुका हूँ, उसके अंदर है। ठीक है, इसमें क्या है कि पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नोट ए इजिकल टू एक्स पी। ये क्या था, ये हमारा ये था रिलेटिव लोवरिंग इन ए वेपर प्रेशर। ओके, ये क्या चीज़ है, ये एक्स बी इजिकल टू एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शंस के अंदर फॉर्मूला है, उसमें ये फॉर्मूला ऐड होगा ये वाला, तो आपको पता चल जाएगा। आप मेरी वीडियो देखो मोल फ्रैक्शंस की, आपको सब पता चल जाएगा। जो हमारा डब्ल्यू बी है और एम बी है, ये क्या है, एम डब्ल्यू एम ए डब्ल्यू बी एम बी, ये क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे डब्ल्यू बी जो हमारा है वो मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है, जो हमारा डब्ल्यू ए है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, जो हमारा एम बी है वो है हमारा मास मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एम ए है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, पी नोट ए है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और हमारा पी ए जो है वो है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्स बी में हमें ये वैल्यू पुट कर दी थी। ठीक है, तो क्या निकलेगी हमारी लास्ट में वैल्यू, एम बी इज इक्वल टू, मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई एम ए मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब प्योर सॉल्वेंट, पी नोट ए हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा मोलर मास का प्योर सॉल्वेंट था और ये है हमारा वेपर प्रेशर का प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो पी नोट माइनस पी ए। ओके, ये हमारी डिटरमाइनेशंस ऑफ मोलर मास आ गया, इसको आप उतार सकते हो। नेक्स्ट हमारा है एलिवेशंस इज ए बॉइलिंग पॉइंट इन ए बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेशंस का मतलब क्या होता है। एलिवेट करना मतलब कोई चीज़ को बढ़ा देना। ओके, तो इसमें ये क्या बता रहा है कि हमें जब कोई प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखना है, ठीक है, कोई प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो बाद में जो हमारा प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम लोग सॉल्यूट या कोई नॉन सॉल्यूट को मिलाकर हमें यह देखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन है इज़ ए मोर देन बॉइलिंग सॉल्यूट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट इज़ ए बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट से ज़्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा हो गया। क्या ज़्यादा हो गया, हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। ओके, इसमें जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कोई किसी टेम्परेचर पर हीट करके उसका बॉयल करना या वेपोराइजेशंस करना, वो पहले की बात है। अब क्या दे रखा है इस बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज़ ए टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो गया। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ETC कुछ हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, वो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इक्वल होगा, इसमें ये बता रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। आगे मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये प्लॉट बनाया है, एक ग्राफ बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन पे मैंने मार्क कर दिया वेपर प्रेशर और इस मार्क पे कर दिया मैंने टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, तो आगे क्या होगा कि मैंने एक कर्व खींचा है यहाँ ए से और बी का, जो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब ये बॉयल होगा किसी वेपर प्रेशर पर, तो यहाँ बॉयल होगा 1 atm पर। ठीक है,
1 atm से ये जो नीचे जाएगा ये हमारा टी नॉट बी, मतलब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम सेकंड ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, कर्व खींचेंगे सॉल्यूशन का, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी एक ही लाइन पर, मतलब एक ही प्लॉट पे गया, अटैच किया है 1 atm पर। तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक ही 1 atm पर किया हुआ है, इक्वल हुआ है। ठीक है, किस पे इक्वल हुआ है? टी नॉट बी के जो प्योर सॉल्वेंट के इक्वल हुआ है 1 atm। ठीक है, टी बी। ठीक है, तो इसी से इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो है हमारा डेल्टा टी बी। ठीक है, डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशंस इन ए बॉइलिंग पॉइंट। ये रहा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। यहाँ मैंने लिख चुका हूँ कि टी बी इज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टी नॉट बी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट इज़ ए प्योर सॉल्वेंट। आया आपको समझ में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है कि जो हमारे जब हम किसी सॉल्वेंट को बॉयल करते हैं तो 1 atm के ऊपर फर्स्ट कर्व, ठीक है, जो हमारा सेकंड कर्व है वो भी इक्वल पोजीशन पर बॉयल कर रहा है। ठीक है, जो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो डेल्टा टी बी होगा। ठीक है, और इस इक्वेशंस हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशंस के द्वारा। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस डेल्टा टी नॉट बी। आगे है हमारा एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ ऑब्जर्व दैट एलिमिनेशंस इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली टू द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। जो हमारा एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली है? स्मॉल एम, मतलब मोलैलिटी के डिपेंड है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ जो के बी है हमारा वो है हमारा एलिवेशंस कॉन्स्टेंट्स और मोलर इब्लोस्कोपी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जो इसकी यूनिट होती है केबी की वो केल्विन होती है, केल्विन केजी मोल पर सेकंड। ओके, तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा टी बी हमारा एक तो आया था टी बी माइनस एक आया था हमारा टी नॉट बी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन केजी मोल पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे? अब इसका निकालेंगे हम मोलर मास। कैसे निकालते हैं? मोलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी माइनस के बी डॉट एम, मल्टीप्लाई के डॉट एम लग गया। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का कि एम बी इज इक्वल टू के बी डॉट डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में डेल्टा टी बी। जो हमारा यहाँ डब्ल्यू ए है वो है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो हमारा डब्ल्यू बी है वो है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो हमारी के बी है किसके इक्वल होगी? 0.52 केल्विन केजी मोल पर सेकंड के इक्वल होगी। ठीक है, ओके, ये हमारा मोलर मास ऑफ किसका फॉर्मूला है? ये में हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा क्या? हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके दो मेथड हो सकते हैं, एक तो होता है हमारा लैंज-ट्रेगिबर मेथड और एक होता है हमारा लिटर्स मेथड। हमारा है कि जो हमारा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, जो हमारा डेल्टा टी बी है डिपेंड अपॉन मोलैलिटी के ऊपर होगा। ठीक है, जो इसके अंदर जो मोल्स के सोल्यूट है, ठीक है, वो 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, और जो इनका जो नेचर है वो नेचर ऑफ सोलवेंट इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, समझ में आया? हमारा डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा कोई लिक्विड है ना, किसके अंदर? फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, जो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या काम करता है लिक्विड के अंदर? वो एक्चुअली काम करता है एक तो फ्रीज करना, ठीक है, और उसकी सोलिबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, और जो हमारा एक तो हो गया हमारा सॉलिड और एक हो गया हमारा लिक्विड। ठीक है, जो
सॉलिड और लिक्विड के अंदर टेम्परेचर जाएगा तो वो क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जो उसके सब्सटेंस है और उसकी जो इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो क्या होगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। और उनका जो वेपर प्रेशर है वो भी इक्वल रहेगा, सेम पोजीशन पे, सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो एक्चुअली जो हमारा क्या है कि जो हमारे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड है ना, वो बिकम क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों आपस से काम करते रहेंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो आगे क्या है कि ड्यू टू एड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर हम उसके अंदर कोई स्मॉल अमाउंट का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो वेपर प्रेशर हैं वो डिक्रीज होने लग जाएंगे, ठीक है। और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होने लग जाएगा, वो भी कम होने लग जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा TF से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी जो इक्वेशंस बनेगी वो कैसे बनेगी, जो इसका डायग्राम है वो कैसे बनाएगा, ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाया है। यहाँ मैंने ले लिया एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ ले लिया मैंने वेपर प्रेशर, ठीक है। मैंने जब कोई एक कर्व स्टार्ट किया है B2A, ठीक है, कोई ये लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब फ्रीज होने के लिए आगे क्या करेगा, मैंने यहाँ से कोई एक कर्व खींची है, मतलब यहाँ मैंने लिक्विड डाला है, तब ये आगे जाएगा तो क्या होगा, एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, मतलब हार्ड सॉल्यूशन बनाएगा, ओके। तो इस पॉइंट का जो मैंने नाम रख दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो रख दिया मैंने T0B। मतलब क्या होता है कि T0 मीन्स जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। आगे जाके क्या बनाया इसने, सॉलिड सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। और एक मैंने नीचे कर्व खींची है सॉल्यूशन की, जब मैं इसके अंदर सॉल्यूशन ऐड करूँगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच होगा, तो इसमें यहाँ तक अटैच होगा तो भी एक पॉइंट बनेगा, वो हम बनेगा TF मीन्स बोले तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन जब मैंने ऐड किया, ठीक है। तो T0F तो हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और हमारा TF जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंट होगा डेल्टा TF का, वो क्या करेगा, इस इक्वेशंस बन जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF, मतलब प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट का, और ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी यूनिट क्या बनती है, इसकी यूनिट बनती है बच्चों केल्विन केजी मोल पर सेकंड, ओके, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। जब इसका मोलर मास निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इक्वेशंस बनती स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट तक एक ऐसी इक्वेशंस बनेगी या एक ऐसा फार्मूला बनेगा, वो हमें आगे काम पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेल्टा TF इज इक्वल टू KF.M, ठीक है। अगर हम M को 1 रख दें तो किसके इक्वल होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF के, ओके। जो हमारा KF है, KF क्या चीज़ है, मोलर डिस्प्रेशंस कॉन्स्टेंस और मोलर साइकोस्कोपी कॉन्स्टेंस बोलते हैं इसको, KF को, ठीक है। जब इसका मोलर मास ऑफ निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF.M, M क्या होगा, हमारा मोलरिटी होगी। फार्मूला क्या होता है उसका, जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे यही है कि M इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई WF अपॉन में डेल्टा TF क्रॉस में WA, ये हमारी क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया, ओके। जो हमारा डेल्टा TF है वो किसके डिपेंड अपॉन है, मोलरिटी के ऊपर डिपेंड है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है। जब हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और ये क्या बन गई हमारी, सो इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है ना। इजी कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझो, इसकी इक्वेशंस बनाओ, फॉर्मूले में पुट करो एंड दैट्स हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये हमारा निकल गया फ्रीजिंग पॉइंट का मोलर मास, ये हमें आगे काम आएगा, ओके।
जो ये किस पे डिपेंड नहीं करते, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। डेल्टा टी एफ जो डिपेंड है वो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है वो 1000 ग्राम सॉल्वेंट होता है, तो सो इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों। हेलो बच्चों, अगला है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसको डिफ्यूजन्स क्यों माना गया है, और उसको हम ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है। कोई एक सॉल्यूट पार्टिकल्स में स्पॉन्टेनियस का मिक्सचर होना, ठीक है, और किसी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में होमोजीनियस का मिक्सचर होना, उसको तो हम कहेंगे डिफ्यूजन्स, ठीक है। और एक आगे आता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होते हैं कि कोई भी जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं, ठीक है, जब सॉल्वेंट मूव करता है किसी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है, मतलब लेस कंसंट्रेशन टू और मोर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जो हमारे लो कंसंट्रेशंस के जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, मतलब सॉल्यूशंस की ओर भागना स्टार्ट कर देंगे। कौन, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला है कि जब कोई उसको हम कहेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड टू द ऑस्मोसिस, ठीक है। जब भी कोई सॉल्वेंट मूव करेगा किसी सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, वो किसके कारण होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कारण। क्यों करता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वो इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई एग को गर्म करते हैं पानी के अंदर तो वो क्या होता है, सॉइल होता है, ठीक है। जब हम कोई एग को तो हम पानी में ऐड करते हैं, आग को पानी में रखते हैं तो क्या होता है, सॉइल होता है, ठीक है। जब हम हार्ड सॉल्ट के साथ पानी में रखते हैं एग को तो क्या होता है, स्प्रिंग होने लग जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब एक तरफ मैंने ले लिए वाटर CuSO4 का सॉल्यूशन और एक तरफ ले लिया मैंने कंसंट्रेशन SO4 का सॉल्यूशन, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाएंगे, ठीक है। जो उसके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं दोनों वो क्या होंगे, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशंस की ओर मूव करेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। ओके, जो कोई भी सॉल्वेंट के अंदर उसके बीच में से जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स निकलेंगे तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इधर भी आने लग जाएंगे और इधर भी आने लग जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल शो करेंगे, ना कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल शो करेंगे, ठीक है। जब कोई सॉल्वेंट बाहर निकलेगा तब उसको कहेंगे हम एक्सोमोसिस, ठीक है। जब कोई सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसके अंदर जाएंगे इनसाइड तो वो क्या होगा, एंडोमोसिस होगा, ठीक है। जो आगे हम करेंगे इसका डिफरेंस क्या होता है ऑस्मोसिस के अंदर और डिफ्यूजन्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट जो होती है इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की और इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और जो डिफ्यूजन्स के अंदर है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो दोनों मिलकर ओनली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। थर्ड जो है ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा और ये क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ओनली सॉल्यूशन अप्लाइड होगा और इसके अंदर ओनली गैसेस के सॉल्यूशन अप्लाई होंगे। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन्स। नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि जो हमारा अगर हमें दूसरी तरफ मतलब ऑस्मोसिस को रोकना है, ठीक है, जितना हमें प्रेशर अप्लाई होना है दूसरी तरफ सॉल्यूशन की तरफ उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हमें किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो इसमें यही बता रखा है कि जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट प्रेशर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, उस प्रोसेस को हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है। जो दूसरी तरफ के जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हमें रोकना पड़ेगा, ओके, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
और ऊपर क्या दे रखा है कि द एक्सिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर द डिप्लोप ड्यू टू ऑस्मोसिस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिपेंड हो, ठीक है, इट कॉल्ड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें दो मेथड लगा सकते हैं, एक तो हम लगा सकते हैं ब्रिकली और एक लगा सकते हैं हम हार्टली मेथड, ओके। अब रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होते हैं कि देन द अप्लाइड प्रेशर पी, जब हम कोई प्रेशर अप्लाइड करते हैं पी टू जो सॉल्यूशन साइड होता है, इज ए मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। किसके मोर देन होता है ये? अप्लाइड प्रेशर। जब भी हम कोई रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इट साइड जब मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है। देन देयर इज फ्लो द सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, इट इज़ द अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड टू द रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ये बता रहा है। अब क्या करना है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है, सॉल्यूशन इज एंड बी डायरेक्टली किसके कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट ए टाइम टेम्परेचर टी। जो हमारा पाई के डायरेक्टली क्या होगा? कंसंट्रेशन, ठीक है। और हमारा पाई है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसके डायरेक्टली होगा? टेम्परेचर के। कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली होगा और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली होगा। तो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो दोनों के लिए डायरेक्टली होगा, कंसंट्रेशन के लिए भी और टेम्परेचर के लिए भी। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 आगे हमारा होगा कि पाई इज इक्वल टू आर सी टी। आर मतलब कोई भी हमारा गैस कॉन्स्टेंस हो गया, सी हमारा कंसंट्रेशन, टी हमारा टेम्परेचर और पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या होता है? सी किसके ऊपर डिपेंड है? ये सी इज इक्वल टू एन वी। जो हमारा एन है वो क्या आता है? हमारा नंबर ऑफ मोल्स के सोल्यूट, ठीक है। जो हमारा वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। लीटर में पुट करना है, इसका लीटर में सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी और आर टी। एन मोल ऑफ सोल्यूट्स, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आर मतलब गैसीय कॉन्स्टेंस और टी हमारा टेम्परेचर। सी इज इक्वल टू ये बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी एक आइडियल की सॉल्यूशन पढ़ा है आपने। आइडियल की इक्वेशंस क्या होती थी? उसके ऊपर डिपेंड है ये पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। दिस इक्वेशंस आर कॉल्ड हैंड ऑफ इक्वेशंस फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये किसकी इक्वेशंस बन गई? वांट ऑफ इक्वेशंस बन गई, ओके। अब इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे कि फ्रॉम आइडल गैस इज इक्वल टू पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ओके। ये हमारी आइडल गैस बन गई। तो पाई इज इक्वल टू क्या है हमारा? एन आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? सी आर टी के, ऊपर बताया था मैंने। तो क्या हो जाएगा? इसका जो मोलरिटी का जो फार्मूला होता है, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डॉट आर टी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम बी डॉट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में पुट करना है। तो एम बी निकल जाएगा इस यहाँ से, तो क्या इक्वेशंस बन जाएगी? डब्ल्यू बी डॉट आर टी 1000 अपॉन में पाई और वी हमारा क्या है? हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आर टी हमारा, टी हमारा टेम्परेचर, आर हमारा गैस कॉन्स्टेंट। अगर लीटर की फॉर्म में दे रखा होगा तो 1000 लगाना पड़ेगा। डब्ल्यू बी हमारा क्या है? मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। डब्ल्यू बी हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट और एम बी हमारा सोलवेंट। ये हमारा क्या निकल जाएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमारा बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके 3 टाइप है। एक तो फर्स्ट टाइप है हमारा एस्टोनिक प्रेशर। क्या होता है? जो सॉल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसको हम कहते हैं आइसोटिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोटेनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर प्योर NaCl सॉल्यूशन होना चाहिए और विद कंसंट्रेशन लेस देन किसके इक्वल? 0.91% के इक्वल होना चाहिए, लेस देन, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइपोटेनिक सॉल्यूशन। थर्ड है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। क्या होते हैं? उसके अंदर प्योर NaCl का सॉल्यूशन होना चाहिए विद मोर देन कंसंट्रेशन होना चाहिए किसके? 0.91% के। इट इज़ कॉल्ड टू द हाइपरटोनिक
सॉल्यूशन। अब आता है हमारा ए नॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है, ठीक है। देन द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय द स्टडिंग एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन द थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू द सब्सटेंस इज सेट सो टू ए नॉर्मल मोलिकुलर मास। जब हम कोई मोलिकुलर मास का सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, ठीक है, वो स्टडी क्या है, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जब वो कम आउट टू बी डिफरेंट, जो उसके अंदर जो डिफरेंट आता है वो थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू का आता है, ठीक है। और वो क्या करता है, किसको शो करता है, थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू ए नॉर्मल मोलिकुलर मास को शो करता है। हमारा वान हॉफ फैक्टर क्या होता है, ये क्या होता है कि इट इज़ हैज़ ए डिफरेंट हैज़ द रेशो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड टू द वान हॉफ फैक्टर्स। ये क्या कहता है कि जो भी हमारी एक्सटर्नल वैल्यू होती है कैलकुलेटर प्रॉपर्टी की, तो वो क्या करता है कि जो कैलकुलेटर प्रॉपर्टी की जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू होती है उसके अपॉन क्या होता है कि कोई भी टोटल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देन कोई भी सॉल्यूशन की, ठीक है, वो डिफाइन करना चाहता है, ठीक है। आगे क्या है, उसको हम आई से डिनोट करते हैं कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और अपॉन में नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। आगे जो हमारी नॉर्मल है वो कैलकुलेटर होनी चाहिए किसके, मोलिकुलर मास के, इसको हम MC से डिनोट करते हैं। और अपॉन नीचे क्या होना चाहिए, ए नॉर्मल मोलिकुलर मास को, इसको हम MO से डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा MC अपॉन में MO, मतलब हमारा नॉर्मल कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन में ए नॉर्मल ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ओके। हमारा फॉर द सब्सटेंस अंडरगोइंग एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें एक एसोसिएटिव का सॉल्यूशन और डिसोसिएटिव का सॉल्यूशन होते हैं। उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब हम मॉडिफाई करते हैं, कैसे करेंगे, जो हमारा कैलिब्रेशंस इस बॉइलिंग पॉइंट था वो हमें डेल्टा DB इज इक्वल टू I KB M मिला था। जो हमारा डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था वो डेल FB से मिला था, I KF और M। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था वो पाई से डिनोट किया गया था हमने, तो I NV अपॉन में RT हो गया। जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था वो P0 माइनस PS अपॉन P0 से मिला था, इज इक्वल टू IX2, ओके। ये हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी है, इन्हीं के थ्रू हम किसी भी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशंस की जो कैलकुलेशन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल की डिग्री ऑफ एसोसिएशंस को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटिव अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। उसके जो नंबर ऑफ मोल एसोसिएटिव के कितने हैं और बटे में हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो आगे क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जब हमारा नंबर ऑफ मोल्स ए है वो 1 माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। और जब हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AN है वो हमारा अल्फ़ा बाई N है। जब इसका हम टोटल निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा बाई N, ठीक है। इसको हम I से डिनोट करेंगे, तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई N अपॉन में 1। तो अब हमारा अल्फ़ा क्या निकल जाएगा, तो 1 माइनस में अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस F अपॉन में 1 माइनस N बाई 1, ठीक है। 1 अपॉन में N माइनस का 1 हमारा ये निकल जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा, ओके। अगला हमारा पॉइंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं, अल्फ़ा को डिनोट ले लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटिव अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितने हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ए हैं वो NP हैं, ठीक है, मतलब N है। जब हम 1 मोल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे तो इसको मोल्स मिलेंगे वो 0 मिलेंगे। जब हम 1 माइनस अल्फ़ा पे मोल्स करेंगे तो इसको मिलेंगे N अल्फ़ा। जब हम टोटल मोल्स निकालेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में NF, ओके।
तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा प्लस में एन एल्फ़ा अपॉन में 1। तो यहाँ से एल्फ़ा निकल जाएगा, ठीक है। तो एल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 और एन माइनस 1। ओके, ये था हमारा लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन यूनिट सेकंड +2 क्लास। आई होप आपको ये वीडियो लगी होगी। मैंने इसके 4 पार्ट बनाए हैं। आप इसको चारों पार्ट को देखो, समझो एंड अपनी नोटबुक में उतारो। बेखूबी आपको समझ में आएगा सब कुछ। ओके बच्चों, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है सॉल्यूशन का। इसमें ओनली सारी बेसिक हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको समझाया है। बेसिक चीज़ मैंने आपको समझाई है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बच्चों। आगे बहुत सारी वीडियो मैं लेके आऊँगा। केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी, अपना चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।